तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की वर्शिप से। तो भाई रॉ की वर्शिप निकल के सामने आ चुकी है। मंडे नाइट रॉ ने इस वीक कितना स्कोर करा वो देख लेते हैं। तो भाई पिछले वीक के नंबर्स पहले मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीक की वर्शिप थी 1.878 मिलियन, यानी कि अच्छे नंबर्स थे अगर आप मंडे नाइट रॉ के हिसाब से देखोगे। तो इस वीक की बात करें तो इस वीक की वर्शिप है 1.725, यानी कि इस वीक नंबर्स नीचे आए हैं, डिक्रीज देखने को मिला है। अभी के हिसाब से भाई शो के अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अच्छी ही चीज़ें थी, लेकिन स्टिल वर्शिप डाउन है। शो के एंड में रिया रिप्ली आती हैं। शो के बिगिनिंग में हमें देखने को मिले थे सीएम पंक को इंटरफेयर करा था सेथ फ्रीगन रॉलिंस ने। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा शो था, अच्छा इवेंट था, लेकिन व्यूअरशिप यहाँ पे नीचे है। मनी इन द बैंक के बाद का पहला एपिसोड था बाय द वे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यूअरशिप नीचे। अब क्या आपको लगता है कि वो गो होम शो था इसलिए उसकी व्यूअरशिप थोड़ी ज़्यादा थी, या फिर बस ऐसे ही रैंडम रीजन? क्योंकि काफ़ी बार होता है भाई, रैंडमली बस व्यूअरशिप ऊपर जाती है, रैंडमली ही नीचे भी आती है। आई मीन उसका कोई लेना देना होता नहीं है शो से। शो अच्छा गया तो भी व्यूअरशिप नीचे आती है, शो खराब गया तो भी व्यूअरशिप ऊपर जाती है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अभी के हिसाब से मनी इन द बैंक के बाद के एपिसोड के लिए मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप यही कुछ निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस जो कि एक्सपेक्टेड है कि अपना कमबैक करेंगे समरस्लैम में, एक मैसिव रिटर्न करेंगे। वो एक बार फिर से स्पॉट किए गए हैं भाई। कहाँ पे स्पॉट किए गए भाई? तो एक छोटे फैन के साथ स्पॉट किए गए हैं रोमन रेंस। आप देख सकते हो, किसी एक बंदे ने ट्वीट किया था, लिख रहे थे यहाँ पे, थैंक यू टू रोमन रेंस फॉर टेकिंग 2 मिनट्स आउट ऑफ योर डे टू मेक अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर माई सन एंड आई, वी एक्नॉलेज एंड ट्रूली अप्रिशिएट यू। तो भाई रोमन रेंस एक छोटे फैन के साथ मिले एंड काफ़ी पसंद आई ये बात उनके डैड को एंड पूरे ट्विटर को। इस ट्वीट के ऊपर लगभग 15-16 हज़ार लाइक्स है भाई। बाकी रोमन रेंस की अभी रिसेंट में जितनी पिक्चर्स निकल के सामने आई थी वो उनके फादर के मेमोरियल से आई थी, सीका के मेमोरियल से, लेकिन अब जो ये पिक्चर्स है वो थोड़ी न्यू पिक्चर्स है एंड यहाँ पे रोमन को स्पॉट करा गया है एक छोटे फैन के साथ। क्या लगता है आपको कि रोमन रेंस अब वापस आने वाले हैं? ऑलरेडी बेबी फेस बन चुके हैं भाई रोमन, उनको मतलब आएंगे तो सबको पता है किस कैरेक्टर के साथ आएंगे एंड ये बाहर में पिक्चर्स क्लिक कराना बिल्कुल ओपनली सब कुछ सामने दिख रहा है। तो अब रोमन क्लियरली बेबी फेस बन ही चुके हैं। बाकी देखते हैं भाई समरस्लैम क्या फाइनली वो डे होगा जहाँ पे ट्राइबल चीफ वापस आएंगे। आई थिंक यस, फिलहाल के हिसाब से रोमन को इस तरीके से स्पॉट करा गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट के रिटायरमेंट के ऊपर एरिक बिशॉफ कमेंट करते हैं। क्या कहते हैं एरिक बिशॉफ? इनकी स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। एरिक बिशॉफ अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में एंड कहते हैं कि मैं गारंटी करके दे सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होने वाला है। ऐसा नहीं है भाई कि इनके पास कोई प्लान्स वगैरह लीक होकर आ गए, ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बता रहे हैं एंड ये जितना जॉन सीना को जानते हैं उतना बता रहे हैं। तो इनकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं एरिक बिशॉफ। पहले तो बात करते हैं कि जॉन सीना की रिटायरमेंट एंड ये जो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर होने वाला है वो कितना प्रॉफिटेबल होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। कहते हैं आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर जॉन, ग्रेट बिजनेस, great for WWE and TKO. You got all these events between now and then. Every one of them is going to be special. Every one of them is going to have collector merchandise. I'm sure that Mattel and all the other licenses associated currently with WWE are going to be investing heavily in John Cena retirement collectible products, and it's just going to be a money-making festival for TKO and WWE. इन्होंने कहा है कि ये जो जॉन सीना का आखिरी रन होगा वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा जॉन सीना के लिए, WWE के लिए एंड TKO के लिए। इनफैक्ट सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि WWE के एसोसिएट्स के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि मेटल जो कि एक्शन फिगर वगैरह बनाते हैं, या फिर फैनेटिक्स वाले हो गए जो मीट एंड ग्रीट वगैरह करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो जो भी ये हैं एसोसिएट्स WWE के उनको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा, मर्चेंडाइज से काफ़ी प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये सारे जो होने वाले हैं भाई आइटम्स कलेक्टेबल आइटम्स होने वाले हैं, चाहे वो मर्चेंडाइज हो, चाहे वो एक्शन फिगर हो, चाहे वो ट्रम्प कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो जॉन सीना से रिलेटेड। तो बिजनेस में तो काफ़ी फायदा होगा ही, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर स्टोरी लाइन एंड इन रिंग एक्शन की तो इसके ऊपर कहते हैं एरिक बिशॉफ, पीपल दैट have been involved with John in the ring in the past, if there's any of them around, it would be great to start there and then you start working into the younger, hungrier, up and coming talent. I would let Braun Breaker beat him and John put him over 1, 2, 3, and knowing John, that's probably what he will want to do. Whether it's Braun or somebody else, he's not going to want to go out with a win. I guarantee you. ऐसा कहते हैं एरिक बिशॉफ। कहते हैं जॉन सीना के ड्रीम मैचेस के बारे में कि जॉन सीना जिनको पास्ट में फेस कर चुके हैं, अगर वो स्टिल WWE के अंदर हैं तो इनको लगता है कि उनके साथ जॉन सीना का मैच होगा ही, लाइक रैंडी ऑर्टन हो गए, CM पंक हो गए, ऐसे कुछ नेम्स हो गए। उसके बाद कहते हैं कि देन इनको लगता है कि जॉन सीना यंगर टैलेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे अपने इस रन में, हंग्रियर टैलेंट्स की तरफ, यानी कि जो अप एंड कमिंग टैलेंट है उनकी तरफ। ब्रॉन ब्रेकर को ये कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ब्रॉन ब्रेकर
हरा सकते हैं सीना को, एंड उसके बाद जॉन सीना इनको ओवर करेंगे पिन होके, ऐसा कहना है इनका। बाकी ये कहते हैं कि जितना ये जॉन सीना को जानते हैं, इनके अकॉर्डिंग जॉन सीना भी यही करना चाहेंगे, यानी कि यंगर टैलेंट्स को ओवर करना चाहेंगे, चाहे यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर की बात हो या फिर किसी और टैलेंट की बात हो। एंड ये चीज़ को बिल्कुल गारंटी देके कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि जॉन सीना अपने इस रन में फिर से यंगर टैलेंट से हारे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, बिलीव मी। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जॉन सीना नए टैलेंट्स को ओवर करें, लेकिन दिक्कत यह है कि जॉन सीना का ये आखिरी रिटायरमेंट टूर है भाई, ये आखिरी हो रहा है जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि जॉन सीना हारे। लास्ट मैच में अगर वो हार भी रहे अपने, तो आई गेस या तो ऑर्टन से हारे, नहीं तो सीएम पंक से हारे, नहीं तो कोडी से हारे, इसके अलावा किसी से नहीं भाई। ओवर भी करना है तो कोडी को करे और किसी को नहीं। बाकी ओवर करने के लिए बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो कि कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सीना का ये रिटायरमेंट रन है, तो ये इनके जो रिटायरमेंट रन में मैचेस होंगे वो मेनली ड्रीम मैचेस होने चाहिए, बड़े मैचेस होने चाहिए। एंड अगर आखिरी मैच है, अगर उसमें हराना भी चाहते हैं, तो चाहे ऑर्टन हो, चाहे सीएम पंक हो, चाहे कोडी रोड्स हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्टेफनी वेकर को लेके। तो भाई इनको लेके अपडेट तो आ ही गई, सुबह मैंने आपको बताया कि शॉन माइकल्स ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि स्टेफनी वेकर साइन कर चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। अब ये कब स्टार्ट करने वाली हैं, डेब्यू कब करने वाली हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, इसको लेके भी न्यूज़ आ चुकी है निकल के सामने। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मिल्टर कहते हैं स्टेफनी वेकर इज करेंटली एक्सपेक्टेड टू मेक हर डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू एट द कंपनीज अपकमिंग लाइव इवेंट इन मेक्सिको सिटी। द इवेंट इज सेट टू टेक प्लेस एट एरेना CMDX ऑन जुलाई 13, फॉलोड बाई अनदर लाइव इवेंट एट एरेना मॉन्टेरी ऑन जुलाई 14। यानी कि कहते हैं मेल्टजर की इनका डेब्यू बहुत करीब है, लेकिन ये लाइव इवेंट के अंदर पहले होगा। ये मेक्सिको सिटी में होने वाले लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करेंगी। 13 तारीख की डेट है एंड 14 तारीख की डेट है इसी महीने की, यानी कि वेट नहीं करना है आपको। ट्विटर पे इनकी क्लिप्स वगैरह मिल जाएगी, ट्विटर पे आपको वीडियोस मिल जाएगी इनको इनकी कंपीट करते हुए, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। यानी कि इनका डेब्यू काफ़ी करीब है। बाकी इसके बाद तो वो NXT में जाएंगी अभी के हिसाब से, ये कुछ बताया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट है भाई स्टेफनी वेकर को लेकर। बहुत कुछ सब कुछ फास्ट हो रहा है इनको लेकर, यूलिया की तरह नहीं, इनको लेकर सब कुछ फास्ट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि भाई रिया रिप्ली को लेके। रिया रिप्ली ने कॉल आउट किया है डोमिनिक मिस्टीरियो को। ये चीज़ भाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। रिया रिप्ली किस चीज़ के लिए कॉल आउट करती हैं? डोमिनिक मिस्टीरियो को कॉल आउट करती हैं उनके झूठ बोलने के ऊपर, बढ़ा चढ़ा के बात करने के ऊपर। क्या होता है कि डोमिनिक अभी रिसेंटली एक मिक्स्ड टैग टीम मैच में थे, आपने देखा होगा, जहाँ पे रे मिस्टीरियो थे उनके अपोनेंट, एंड रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं डोमिनिक। एंड उसके बाद क्या करते हैं भाई, कैप्शन लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, बीट हिम ऑल ऑन माई ओन बाय माई सेल्फ ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम। कहते हैं कि मैंने अकेले अपने बाप को हराया, किसी से हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं लिया, मैं हूँ ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम। इसके ऊपर कैथी के लिए रिएक्ट करती हैं, कमेंट करती हैं, लिखती हैं बीट हिम विद द हेल्प ऑफ लिव फिक्स्ड इट फॉर यू। कहती हैं कि तुमने अकेले नहीं हराया उनको, तुमने लिव मॉर्गन की हेल्प से उनको हराया, ऐसा कहती हैं। अब इसके नीचे आता है रिया रिप्ली का रिप्लाई। रिया रिप्ली लिखती हैं आई गेस ही इज़ यूज्ड टू फैब्रिकेटिंग नाउ। कहती हैं कि मुझे अब ऐसा लगता है कि ये बढ़ा चढ़ा के बोलने की इसको आदत हो गई है। उसके बाद रिया रिप्ली रिप्लाई को डिलीट कर लेती है, मैं ट्वीट बोलने वाला था, रिप्लाई को डिलीट कर लेती हैं। यानी कि रिया रिप्ली ऑलरेडी कॉल आउट करने लगी हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अब देखना है कि क्या होता है अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर से। फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।